नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल किए गए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। सर्वाधिक चर्चा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में होती दिखी। जो मंत्रिमंडल विस्तार 43 मंत्रियों ने शपथ ली है, उनमें से 7 मंत्री अकेले उत्तर प्रदेश के शपथ लिए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र के भी लिए, गुजरात के 5 लिए, महाराष्ट्र से भी 4-5 मंत्री लिए गए। मुद्दा वो नहीं है 4 मंत्री महाराष्ट्र से नहीं शामिल किए गए। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है। ये 2021 में गुजरात का भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी चुनाव है। तो ये जो गणित बैठाया गया है, ये चुनाव को देखते हुए ऐसा गणित बैठाया गया है, ऐसा समीकरण बैठाया गया है जिससे कि चुनावी नैया भारतीय जनता पार्टी पार कर जाए। आगे संकट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल अर्थात नरेंद्र मोदी की सरकार जब अगली बार चुनाव में जाएगी तो उसके 10 साल पूरे हुए रहेंगे। वो 2024 की बात कर रहा हूं। तब निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर रहेगा। अच्छे काम हुए हैं तो कुछ काम ऐसे होंगे जिसे जनता खुश नहीं हुई होगी, तब तक हो सकता है नाराज रहे कुछ। तो अभी से यह प्रयास किया जा रहा है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी तैयारी हो जाए और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसकी भी तैयारी आज ही हो जाए। मोदी 2 मंत्रिमंडल का पहला विस्तार था जिसमें 12 मंत्रियों को छुट्टी दी गई, 7 मंत्रियों को राज्य मंत्रियों को पदोन्नति दी गई। इस तरह से और देश के हर कोने से हर राज्य को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। एक नजर डालिए कि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व किसको मिला। सर्वाधिक प्रतिनिधित्व इस समय उत्तर प्रदेश को मिला है। वहां के 15 लोग, वहां से निर्वाचित 15 सांसद इस समय मोदी सरकार में मंत्री हैं। कुल 78 मंत्री हैं मोदी सरकार के, जिसमें 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हैं। मैं जब निर्वाचित कह रहा हूं इसका मतलब उत्तर प्रदेश मूल के हैं ऐसा नहीं है। वो जैसे उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये मूलतः गुजरात से हैं। ये बनारस के से सांसद हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के माने जा रहे हैं। ऐसे ही स्मृति ईरानी, इनकी छवि संपूर्ण भारत की है, ये सिने जगत की हैं। इनकी माँ बंगाली हैं, दिल्ली मल्होत्रा परिवार से हैं। ईरानी परिवार शादी की हैं, जिससे शादी की है उसकी दूसरी पत्नी है। इस तरह से बड़ा गजब का घालमेल है। अमेठी के सांसद हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की हैं। ये दूसरे हो गए। ऐसे ही जनरल वीके सिंह हैं, ये हरियाणा मूल के हैं, लेकिन ये गाजियाबाद से सांसद हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के हैं। यही स्थिति है हरदीप सिंह पुरी, ये पंजाबी हैं, दिल्ली पढ़ाई लिखाई, इनका जन्म अमृतसर का है, लेकिन सांसद उत्तर प्रदेश कोटे से बनाए गए हैं और कहीं से ठिकाना नहीं रहा होगा तो उत्तर प्रदेश के मंत्री हो गए। इस तरह मिला करके 15 मंत्रियां, जिनमें सीधे सीधे 4-5 मंत्री तो जिनका कोई संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। अभी मंत्री जिस समय शपथ ग्रहण हो रहा था, उत्तर प्रदेश का मंत्री, उत्तर प्रदेश का सांसद हिंदी में शपथ ग्रहण नहीं ले सके, इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है। लेकिन संदीप पुरी IAS हैं, पंजाबी हैं, और वो पंजाबी को हिंदी बढ़िया आती है, लेकिन वो इंग्लिश में लिए। पंजाबी में लेते तो भी चलता था एक बार, लेकिन इंग्लिश में शपथ ग्रहण किए। ये तो मजाक की बात हो गई। स्थिति यह है कि आज 15 मंत्री कहने के लिए सही लेकिन 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव मार्च-अप्रैल में होने जा रहा है। इसी तरह से दिसंबर 2022 में गुजरात का चुनाव होने जा रहा है। अब एक नजर डाल लें हम मंत्रियों 78 में कितने मंत्री प्रमुख राज्यों की बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के 15 मंत्री हैं, महाराष्ट्र के कुल 6 मंत्री हैं, गुजरात के कुल टोटल 7 मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के 6 मंत्री हैं, बिहार से 6 हैं, कर्नाटक के 5 हैं, वेस्ट बंगाल से 4 हैं, राजस्थान से 4 हैं, झारखंड से 3 हैं, तमिलनाडु, पंजाब आदि एक मंत्री, और 7 सिस्टर स्टेट जो हमारे हैं वहां से भी एक मंत्री हैं, और सबका प्रतिनिधित्व हुआ है। अब मंत्रिमंडल को हम परिपूर्ण मंत्रिमंडल कह सकते हैं, जो संपूर्ण भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहा हो, ऐसा मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। और देखिए इस मंत्रिमंडल में किसी खुश करने की कोशिश नहीं की गई है। इस मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी ने अपने विजन के हिसाब से
सभी जातियों का भी समावेश किया है, सभी वर्ग का समावेश किया है, सभी भाषाओं के लोगों का समावेश किया है। कोशिश ये हुई है कि मंत्रिमंडल संपूर्ण दिखे और 2024 तक कारगर रहे, फिर किसी को निकालने और किसी को लेने की नौबत न आए। जो आज का मंत्रिमंडल कह लीजिए, 2 दिन पहले मंत्रिमंडल विस्तार कह लीजिए, इसमें कुछ चेहरे ऐसे निकाले गए हैं जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। उदाहरण के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन का निकाला जाना, स्वास्थ्य में अच्छा काम कर रहे थे। रविशंकर प्रसाद का निकाला जाना, कानून के माने में IT सेक्टर में बढ़िया काम कर रहे थे, ट्विटर से अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर का निकाला जाना, वो बहुत सीनियर मंत्री, वो अच्छा काम कर रहे थे, संघ बैकग्राउंड के थे, लेकिन निकाल दिया। ऐसे कई मंत्री निकाले गए हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। लेकिन मोदी ने 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया है और उसमें युवा, आज मंत्रिमंडल के बारे में कहा जा सकता है कि ये बिलो 55 के अंदर बहुत सारे मंत्री हैं, इसकी एज 55 के आसपास है। ये अपने आप में अनोखी बात है। कभी 60, 62, 65 की उम्र का मंत्रिमंडल कहलाता था, आज इसे युवा मंत्रिमंडल कहा जा रहा है। 38 से 40 वाले भी कई मंत्री हैं, 35 वाले भी मंत्री हैं। तो मतलब मोदी ने वह ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है कि जो आगे लंबी लड़ाई लड़ सके। अब अगर हम एक नजर दौड़ाएं तो जाति समीकरण कैसे साधा गया, इस पे अगर एक नजर डाल लिया जाए। देखिए, इस मंत्रिमंडल 78 की मंत्रिमंडल में, प्रधानमंत्री मोदी के 78 सदस्यों वाले मंत्रिपरिषद में 27 OBC हैं, जिनमें 5 कैबिनेट मंत्री हैं, 12 SC के हैं, जिनमें 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 8 ST हैं, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री हैं। कुल मिलाकर आप देखें तो मतलब मंत्रिमंडल में जाति समीकरण को इस तरह से बैठाया गया है कि कोई माने कर अंगुली ना उठा सके। 47 मंत्री SC, ST और OBC समाज से हैं। जो पहले आरोप लगता था कि भाजपा के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, लाला यही रहते हैं, यही तो नारा दे करके मायावती आगे आई थी, यही तो नारा, विरोधी नारा दे करके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए थे। आज स्थिति उल्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं OBC समाज से हैं, वो सवर्ण, वो भी अपने को OBC समाज के कहते हैं। मोदी गुजरात से जहाँ से हैं वहाँ मोदी OBC समाज में आता है। राष्ट्रपति हमारे कोविंद जी नाविक समाज से हैं। देखिए, सर्वोच्च पदों पर इस समय संतुलित मंत्रिमंडल या सर्वोच्च पद जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, उनको लेकर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। भाजपा पर कोई जातीय राजकारण करने का आरोप नहीं लगा सकता। सरकार एकदम संतुलित बनी हुई है। और आपको आश्चर्य होगा अगर ये बाहर के लोग जो उत्तर प्रदेश के थ्रू मंत्री बने हैं इनकी बात न करें, तो आज हर 5वां मंत्रिमंडल का हर 5वां सदस्य यूपी से है। आबादी के हिसाब से बड़ा राज्य है, तो देश का हर 6वां सदस्य उत्तर प्रदेश का भी है, ये भी सच्चाई है। गरीबी भी है, अशिक्षा भी बहुत सारे इलाकों में है, लेकिन शिक्षित बड़े पैमाने पर है। तो मोदी का जो अगला टारगेट है वो 2022 का विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस तरह से जीतने का है कि जिससे को इतना भरपूर संख्या, इतनी स्पष्ट बहुमत आ जाए जिससे भगवान श्री राम के मंदिर को बनने में कोई बाधा उत्पन्न न कर सके। यही योगी जी की प्लान है, यही मोदी की प्लान है। ये मंत्रिमंडल जो है पूरे उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वहां तो सबका समूचा समग्र प्रतिनिधित्व है ही है, लेकिन केंद्र सरकार में भी, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं बनारस से MP हैं, तो उन्होंने ऐसा प्रयास किया हुआ है कि सारा राज्य, संपूर्ण उत्तर प्रदेश अपने को वहां समझे, समाहित समझे। पुराने मंत्रिमंडल के बहुत कम लोग रह गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के मंत्रियों में आज पूरे मंत्रिमंडल में न के बराबर लोग रह गए हैं। अगर देखा जाए तो राजनाथ सिंह ही एक ऐसे चेहरे हैं जो मूलतः उत्तर प्रदेश के हैं, जो वाजपेयी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तब भी थे, आज भी हैं। बाकी लगभग सारे के सारे बदल दिए गए हैं, नए चेहरे, सारे नए चेहरे आ गए हैं। नितिन गडकरी उस समय महाराष्ट्र में मंत्री थे, ये भी केंद्रीय मंत्री नहीं थे। तो लगभग पुराने सारे चेहरे साफ हो चुके हैं। अभी जो रविशंकर प्रसाद को निकाला गया और जावड़ेकर को निकाला गया, तो जो बच्चे खुचे थे वो भी नहीं रहे अब।
अब विशुद्ध रूप से जो है वो मोदी और मोदी के बाद की पीढ़ी के हैं, और ये निश्चित रूप से इनका लक्ष्य 2024 का चुनाव जीतना है। और ये अपने जो कार्यक्रम चला रहे हैं, सरकार जो जनहित के जन उपयोगी कार्यक्रमों को चला रही है वो सफल हो, इस तरह के लोग लाए गए हैं जो रात दिन मेहनत कर सकें और सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचा सकें, योजनाओं को सफल बना सकें। ये किसी खुश करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए हुआ है कि जो लोग 100% रिजल्ट नहीं दे रहे थे उनको आराम दिया जाए, और जो रिजल्ट देने के में क्षमता रखते हैं, रिजल्ट देने की क्षमता रख रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। इस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है। विधानसभा चुनाव में अगर सीट कम होती है तो इसका दुष्परिणाम लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, जिसके हाथ में कहा जाता है कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे उत्तर प्रदेश का आशीर्वाद मिलता है। उत्तर प्रदेश, बिहार जिससे नाराज हो गया वो कभी कहीं का नहीं रहता। आज देखिए बड़े बड़े धुरंधर नेता पड़े हुए हैं, बड़े बड़े धुरंधर नेता पड़े हैं, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जिस राज्य से उनका संबंध है वो छोटा सा राज्य है, उनके सांसदों की संख्या बहुत छोटी है। तो हैं विद्वान है, उनकी योग्यता है, वो षड्यंत्र कर सकते हैं, सरकारें गिरा सकते हैं, विभाजन करवा सकते हैं, तोड़फोड़ करवा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास संख्या, चुन के लाने की संख्या नहीं है। किसी 2-4 जिलों के नेता हैं, भले वो डींग हाँक ले पूरे देश भर का, तो लेकिन ऐसा भाजपा के साथ नहीं है, क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। भाजपा में अटल जी थे, अडवाणी जी थे, तो लोग बोलते थे इनके बाद कोई है ही नहीं है। आज नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो एक वर्ग चर्चा कर रहा है कि इनके बाद क्या होगा, लेकिन नहीं, इनके बाद लंबी कड़ी लगी हुई है। लद्दाख के सांसद को देख लीजिए, कर्नाटक के सांसद को देख लीजिए, ऐसे युवा सांसद कई थे, रिजू वगैरह देख लीजिए, असम के हैं, ये सब तैयार हो चुके हैं, ये कल के भविष्य हैं, और जो अपने राज्य का नेतृत्व कर सकते हैं, देश का कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस में सारी क्षमताएं हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ में वो सारी क्षमताएं हैं जो देश को नियंत्रित कर सकती हैं, और वो तो निर्लिप्त हैं। उनका कुछ किसी भी षड्यंत्र में, किसी भी करप्शन में दूर दूर तक उनका नाम नहीं आया है। कोई कुछ भी आरोप लगा ले, लेकिन आगे आदित्यनाथ के बारे में कोई गमन का, पैसे का, हेरा फेरी का आरोप कभी नहीं लगा रहा, उनके प्रतिद्वंदी भी नहीं लगा सकते। मंत्रिमंडल में इतना ही नहीं, महिलाओं की भरपूर संख्या है, 11 मंत्री महिलाएं हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, सभी वर्ग के लोग, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, सभी वर्ग के एक्सपर्ट आज के मंत्रिमंडल में हैं, जो देश का आज जो संकट से गुजर रहा है, जिस तरह का कोरोना 1, कोरोना 2, कोरोना की तीसरी लहर आने जा रही है, चौथी पांचवी भी आ सकती है, तो इनसे निपटने के लिए जिस तरह के एक्सपर्ट मंत्री चाहिए, माने एक तरह से कहा जाए कि उस प्रशासन में तो लोग है ही हैं, वैज्ञानिक है ही हैं, मंत्रिमंडल में भी समझदार किस्म के लोग हैं जो समझ सकते हैं, जो वैज्ञानिक तर्कों को समझ सकते हैं, उस पर अपनी राय दे सकते हैं, केवल सेक्रेटरी या केवल आईएएस की राय पर चलने वाले नहीं है। इस तरह का मंत्रिमंडल बनाया गया है। तो ये मंत्रिमंडल निश्चित रूप से विस्तार केवल विधानसभा चुनाव को देखकर नहीं, ये मंत्रिमंडल का विस्तार 2024 चुनाव में भारी भरकम विजय हासिल करने के उद्देश्य से किया गया है, जिनमें सभी का प्रतिनिधित्व है। जो नाराज हैं वो नाराज रहें। अब महाराष्ट्र के नारायण राणे को लेकर के शामिल करके एक तरह से मोदी जी ने वो संकेत दिया है कि जो बाहर से आए हैं वो हमारे लिए अछूत नहीं है। भले वो नारायण राणे जी शिवसेना तोड़ कांग्रेस तोड़ करके बीजेपी में आए, संघर्ष थोड़ा किए, लेकिन आज ये केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। माधवराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उनकी क्षमता है, वो उनमें वो काबिलियत है। अगर कांग्रेस अध्यक्ष बना दिए गए होते तो पूरी कांग्रेस को लीड कर सकते थे। वो भविष्य की प्रधानमंत्री की क्षमता रखने जैसे व्यक्ति हैं। उनको भी कैबिनेट मंत्री दिया गया, उड्डयन मंत्रालय मिला हुआ है। नारायण राणे के पास देखिए, उनको बेरोजगारी दूर कर सके ऐसा मंत्रालय दिया गया है। लघु सूक्ष्म उद्योग उनके पास हाथ में है और बहुत कुछ कर सकते हैं, उनकी क्षमता है। इस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल करते समय यह भी ध्यान दिया गया है कि जो बाहर से आए हैं, अगर उनकी योग्यता है तो उनको जरूर मौका मिलेगा, मंत्रिमंडल में भी मिलेगा, मंत्रिमंडल में नहीं मिला तो पार्टी मिलेगा। इस तरह से भाजपा एक लंबी रणनीति के तहत सरकार भी चला रही है और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही, और अगले वीडियो में हम नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।